नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हमारे समाज की पूरी दिशा ही बदल दी, और वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इस विषय की बिल्कुल गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इन आंदोलनों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, रामकृष्ण और विवेकानंद। दूसरा, उनका वैश्विक प्रभाव और संस्थाएं। तीसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। चौथा, आर्य समाज और उसके सिद्धांत। पांचवां, यंग बंगाल आंदोलन। और आखिर में छठे बिंदु पर हम एक संपूर्ण अवलोकन ग्रैंड मैट्रिक्स देखेंगे। यकीन मानिए, एक भी तथ्य छूटेगा नहीं, सब कुछ बिल्कुल विस्तार से समझाया जाएगा। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। यहाँ हम उनकी पृष्ठभूमि और दर्शन को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की पृष्ठभूमि और उनके दर्शन की। इनका जीवन काल 1836 से 1886 तक रहा। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने परमहंस मठ की स्थापना की थी। एक और बड़ी दिलचस्प बात, इन्होंने पाश्चात्यकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण का एक सम्मिलित प्रयोग भी किया था। उनका एक बेहद महत्वपूर्ण कथन है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह, सभी एक ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न जरूर हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रारंभिक जीवन पर। क्या आप जानते हैं कि इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था? इनका जीवन काल 1863 से 1902 तक रहा। अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा के चलते ही ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने थे। और जहां तक इनके नामकरण की बात है, महाराजा खेतरी के सुझाव पर ही इनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। विवेकानंद जी का नव हिंदुवाद और मानव सेवा का विचार बेहद स्पष्ट और क्रांतिकारी था। इन्होंने छुआछूत और जातिवाद का सख्त विरोध किया, यहाँ तक कि मुझे मत छूहो जैसी संकीर्णता की कड़ी निंदा की। उनके नव हिंदुवाद में एक बेहतरीन संगम दिखता है, जहाँ उपनिषद और गीता के दर्शन के साथ साथ बुद्ध और यीशु के उपदेशों को भी आधार बनाया गया। एक और बेहद महत्वपूर्ण विचारधारा थी दरिद्र नारायण की। इसका सीधा सा अर्थ यह था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। आइए बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम इनके वैश्विक प्रभाव और मुख्य संस्थानों के निर्माण के बारे में जानेंगे। संस्थागत निर्माण का पूरा क्रम समझना बहुत जरूरी है। 1893 में उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। वहीं पर उनका वो विश्वविख्यात संबोधन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका हुआ था। वहां उन्होंने वेदांता को सभी मनुष्यों का धर्म बताया। फिर 1 मई 1897 को बेलूर, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार, अकाल तथा महामारी राहत और निष्काम मानव सेवा। इसके अलावा उसी साल यानी 1897 में ही न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। स्वामी जी का साहित्य और पत्रिकाएं भी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। उनकी 2 प्रमुख पत्रिकाएं थीं, इंग्लिश में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन। अगर प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो उनमें राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन शामिल हैं। इनके ऐतिहासिक महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। बिल्कुल सटीक बात थी ये। अब हम अपने तीसरे भाग पर आते हैं, जहां चर्चा होगी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और उसके दर्शन की। तो चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और दर्शन को समझते हैं। थियोसॉफिकल शब्द दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है, थियोस जिसका अर्थ है ईश्वर और सोफिया जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी कुल मिलाकर ईश्वर का ज्ञान। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1875 को न्यूयॉर्क में हुई थी। संस्थापक थे एक रूसी महिला मैडम HP ब्लवात्स्की और अमेरिकी सैनिक कर्नल MS ओलकॉट। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय अडयार, मद्रास में स्थापित किया गया। इनके प्रमुख दर्शन में पुनर्जन्म और कर्मा सिद्धांत पर विश्वास शामिल है। इसके साथ ही उपनिषद, सांख्य, योगा और वेदांत में भी इनकी गहरी आस्था थी। इस पूरे मूवमेंट में एनी बेसेंट का आगमन और योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। ध्यान रखिएगा, इनका जीवन काल 1847 से 1933 तक था। 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की।
फिर 1907 में ऑलकॉट की मृत्यु के बाद वो सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बना। एक और खासियत, इन्होंने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की ओर, जहां हम आर्य समाज और उसके सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानना बेहद दिलचस्प है। इनका मूल नाम था मूलशंकर। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, जो मथुरा के एक नेत्रहीन गुरु थे। और हाँ, इनका नामकरण दंडी स्वामी पूर्णानंद ने किया था, जिन्होंने इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। अपने असाधारण और क्रांतिकारी कार्यों की वजह से उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो आप देखते हैं आर्य समाज की स्थापना और उनके मुख्य नारे क्या थे। 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। फिर 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया। उनके मुख्य नारे थे, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। उन्होंने अपने सारे उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे। उनका मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जो 1875 में ही प्रकाशित हुआ था। एक और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने योग्य है वो ये कि 1882 में स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग उन्होंने ही किया था। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत और दृष्टिकोण को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें तो पहले बात करते हैं कि उनका समर्थन या विश्वास किस पर था। वो मानते थे कि वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। इसके अलावा उन्होंने पुनर्जन्म एवं कर्मफल, विधवा विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह और महिला शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर, जिसका उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध या खंडन किया, वो थे मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद, छुआछूत एवं जातिवाद, बाल विवाह एवं बहुविवाह और इसके साथ ही पुरोहितवाद, श्राद्ध एवं तीर्थ यात्रा का भी उन्होंने पूरी तरह विरोध किया। आर्य समाज के प्रमुख आंदोलन और महत्वपूर्ण रचनाओं को समझना बहुत जरूरी है। आंदोलन और सभाओं की बात करें तो इनमें शामिल हैं शुद्धि आंदोलन, जिसमें धर्मांतरित लोगों की वापसी करवाई गई थी, पखंड खंडनी पताका, जो 1867 में लहराई गई थी, और गौरक्षिणी सभा, जो 1882 में गायों की रक्षा हेतु बनाई गई थी। अब रचनाओं को देखें तो लिस्ट काफी बड़ी है। सत्यार्थ प्रकाश 1875, वेदभाष्य भूमिका 1876, अद्वैत मत का खंडन 1873, पंच महायज्ञ विधि 1875, वल्लभाचार्य मत का खंडन 1875 और आखिर में ऋग्वेद भाष्य 1887 शामिल हैं। अब आता है एक बड़ा मोड़, 1893 का विभाजन, जहां शिक्षा और विचारधारा का टकराव हुआ। आर्य समाज 2 हिस्सों में बन गया। एक तरफ थी कॉलेज पार्टी, जो पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन और मांसाहार के समर्थक थे। इनके मुख्य नेता थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। और दूसरी तरफ थी महात्मा पार्टी, जो पूरी तरह से वैदिक शिक्षा और शाकाहार के समर्थक थे। इनके नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम, जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी की स्थापना की थी। चलिए अब 5वें भाग में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम यंग बंगाल आंदोलन और उसके प्रणेता हेनरी डिरोजियो के बारे में जानेंगे। यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डिरोजियो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी हिस्सा है हमारे इतिहास का। हेनरी एक एंग्लो इंडियन थे और कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक अध्यापक थे। इन्होंने उस वक्त बेहद अतिवादी विचार रखे, सामाजिक रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नारी शिक्षा की जोर शोर से मांग रखी। इनकी इन्हीं बातों के कारण इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। यहाँ तक कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक तक कहा। लेकिन समाज के कट्टरपंथियों के भारी विरोध के चलते 1831 में इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और दुर्भाग्यवश उसी वर्ष इनकी छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई। भले ही इनका जीवन छोटा रहा हो, पर यंग बंगाल के प्रमुख संगठन और पत्रिकाएं आज भी इतिहास में दर्ज हैं। इनके द्वारा बनाए गए संगठनों में शामिल हैं एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बांग हित सभा और डिबेटिंग क्लब।
पत्रिका के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। और अब भाग 6। अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम एक संपूर्ण अवलोकन देखने वाले हैं, एक ग्रैंड मैट्रिक्स के जरिए। आइए सभी आंदोलनों का संपूर्ण अवलोकन एक साथ कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। पहला, रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। वर्ष था 1897, मुख्यालय था बेलूर और इनका मुख्य दर्शन या नारा था दरिद्र नारायण या मानव सेवा। दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी। संस्थापक H.P. ब्लवात्स्की और M.S. ऑलकॉट। वर्ष 1875, मुख्यालय अड्यार और इसका मुख्य दर्शन था प्राचीन हिंदू धर्म व कर्म सिद्धांत। तीसरा, आर्य समाज। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना का वर्ष 1875, जिसका 1877 में मुख्यालय लाहौर शिफ्ट हुआ। इनका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। और आखिर में चौथा है यंग बंगाल आंदोलन, जिसके संस्थापक थे हेनरी डेरोजियो। वर्ष लगभग 1826, स्थान कलकत्ता और इनका मुख्य दर्शन था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व कट्टरवाद का विरोध। तो ये था पूरा ग्रैंड मैट्रिक्स। अंत में छोड़ जाते हैं आपको एक बेहद प्रभावशाली प्रश्न के साथ। आज के इस आधुनिक भारत के सामाजिक ताने बाने को ये ऐतिहासिक सुधार आखिर किस प्रकार से दिशा देते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।